नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे सामने राजस्थानी साहित्य से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं। वर्ड्स हाँ। हैं। हम इनमें से कुछ सबसे ज़रूरी लेखकों और उनकी रचनाओं की पड़ताल करेंगे। मतलब हमारा मकसद सिर्फ नाम गिनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कि इन कहानियों ने, इन कविताओं ने राजस्थान की पहचान को कैसे गढ़ा। बिल्कुल, और ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक क्यों है। बिल्कुल। ये सफर एक तरह से राजस्थान की आत्मा को समझने जैसा है। हम वीर गाथाओं से शुरू करेंगे, इतिहास के पन्ने पलटेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे साहित्य ने कविताओं के दायरे से निकलकर आधुनिक उपन्यास और नाटक की दुनिया में कदम रखा। तो चलिए, सबसे पहले रासो साहित्य से शुरू करते हैं। ये नाम सुनते ही मतलब जहन में तलवारों की खनक और युद्ध के मैदान की तस्वीरें आ जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। चंद्र बरदाई का पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल का बीसल देव रासो, ये तो क्लासिक है। हाँ, ये तो है ही। लेकिन इन नोट्स में हमीर रासो के बारे में एक बात है जो ध्यान खींचती है। अच्छा। इसके दो संस्करणों का जिक्र है, एक संस्कृत में और दूसरा अहीर वाटी बोली में। हाँ, और यहीं से बात दिलचस्प हो जाती है। ये दिखाता है कि उस दौर में साहित्य मतलब दो स्तरों पर चल रहा था। दो स्तरों पर। हाँ, एक तरफ सारंगधर की संस्कृत रचना थी, जो शायद विद्वानों और राज दरबार के लिए थी, एक शास्त्रीय परंपरा। अच्छा। और दूसरी तरफ जोधराज की अहीरवाटी बोली की रचना, वो आम लोगों तक पहुंच रही थी उनकी अपनी भाषा में। अरे वाह, मतलब एक ही नायक, एक ही कहानी, लेकिन दो अलग अलग दर्शक समूहों के लिए। बिल्कुल, ये उस समय की भाषाई और सांस्कृतिक समृद्धि का सबूत है ना? सही कहा। रासों के बाद यहाँ ख्यात परंपरा का जिक्र है। ख्यात, ये शब्द सुनकर ही लगता है कि ये ख्याति या प्रसिद्धि के बारे में है, लेकिन ये रासों की काव्यात्मक उड़ान से ज्यादा तथ्यात्मक लगते हैं। आपने सही पकड़ा। ख्यात और रासों में यही एक बड़ा फर्क था। ख्यात में शौर्य की काव्यात्मक उड़ान से ज्यादा तथ्यों और वंशावली को सहेजने पर जोर था। तो ये एक तरह से उस रियासत की ऑफिशियल हिस्ट्री। हाँ, कह सकते हैं। और इस मामले में मुहणोत नैन्सी का नाम सबसे ऊपर आता है। हाँ, और उनके बारे में एक बहुत बड़ी उपाधि दी गई है, राजपुताने का अबुल फजल। अबुल फजल। ये उपाधि मुंशी देवी प्रसाद ने दी थी। अबुल फजल तो अकबर के नवरत्नों में से थे, अकबरनामा के लेखक। किसी राजस्थानी इतिहासकार की तुलना उनसे करना तो बहुत बड़ा सम्मान है। और ये सिर्फ सम्मान नहीं है, ये उनके काम करने के तरीके की स्वीकृति है। अच्छा। अबुल फजल की तरह ही नैन्सी ने सिर्फ राजाओं की वंशावली नहीं लिखी, उन्होंने उस समय के समाज, परगनों की आय, रीति रिवाज, मतलब एक पूरे इकोसिस्टम का ब्यौरा दिया। तो ये इतिहास लेखन को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण देने जैसा था। बिल्कुल। चलिए, दरबारी कवियों की बात करें तो एक नाम है जो मुझे हमेशा हैरान करता है, दुर्सा आढ़ा। ये अकबर के दरबार में थे, लेकिन इनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाएं महाराणा प्रताप की शान में हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ? यही तो चारण कवियों की खासियत थी। वे सिर्फ क्या कहते हैं उसे, वेतन पर काम करने वाले कवि नहीं थे, वे अपने जमीर की आवाज भी थे। सोचकर देखिए। हाँ, सोचिए तो, आप मुगल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली बादशाह के दरबार में खड़े हैं और आप उन्हीं के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी की तारीफ में कहते हैं, माँ ये ऐड़ा पूत जण जेड़ा राणा प्रताप। हे माँ, ऐसा पुत्र जन्म दे जैसा राणा प्रताप था। जी इसके लिए तो असाधारण हिम्मत चाहिए। बिल्कुल। और ये चारण परंपरा के सम्मान को भी दिखाता है। माना जाता था कि कवि सच बोलेगा, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। तो दुर्सा आढ़ा की विरुद्ध क्षेत्री जैसी रचनाएं सिर्फ कविता नहीं थी, वे एक नैतिक बयान थी। हाँ, वे एक तरह से अकबर को भी आईना दिखा रही थी कि असली सम्मान और स्वाभिमान क्या होता है। इसी हिम्मत की परंपरा को आगे बढ़ाने वाला एक और बड़ा नाम यहाँ दिखता है, बूंदी के सूर्यमल मिश्रण। उनके वंश भास्कर का तो जिक्र है ही, लेकिन जो बात चौंकाती है वो है उनकी रचना वीर सतसई का 1857 की क्रांति से जुड़ा होना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम दरबारी कवियों को राजाओं का गुणगान करते हुए देखते हैं, लेकिन ये तो राष्ट्रीय क्रांति का दस्तावेज लिख रहे थे। बिल्कुल। और ये सोचिए कि उस जमाने में जब खबरें फैलना इतना मुश्किल था, कोई टीवी, कोई अखबार नहीं, तब ये कविताएं आज के न्यूज़ बुलेटिन या वायरल ट्वीट का काम कर रही थीं। अच्छा। सूर्यमल मिश्रण अपनी कलम से विद्रोह की आग को फैला रहे थे। वो सिर्फ इतिहास लिख नहीं रहे थे, वो इतिहास बना रहे थे। तो दुर्सा आढ़ा से लेकर सूर्यमल मिश्रण तक एक पैटर्न साफ दिख रहा है। हाँ, कि राजस्थानी कवि सिर्फ कलम नहीं चला रहे थे, वो एक तरह से सत्ता से आंख में आंख डालकर बात कर रहे थे। सही कहा।
वे समाज के विवेक के संरक्षक थे। अभी तक हमने वीर गाथाओं, इतिहास और शौर्य की कविताओं की बात की है, जो ज्यादातर पद्य में हैं। हाँ, लेकिन यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। एक लेखक का नाम आता है, दीडवाना के शिवचंद्र भरातिया, और ऐसा लगता है कि उन्होंने आधुनिक गद्य के लिए दरवाजे खोल दिए। दरवाजे खोले नहीं बल्कि दरवाजे बनाए। वाह। ये राजस्थानी साहित्य में एक युगांतकारी छलांग थी। अच्छा। शिवचंद्र भरातिया को 1-2 नहीं बल्कि 3 प्रथम होने का श्रेय दिया जाता है। 3? हाँ, केसर विलास पहला राजस्थानी नाटक, कनक सुंदर पहला राजस्थानी उपन्यास और विश्रांत प्रवास पहली राजस्थानी कहानी। अरे वाह, एक ही व्यक्ति ने 3 अलग-अलग विधाओं की नींव रखी। ये तो अविश्वसनीय है ना? इसका मतलब है कि साहित्य अब सिर्फ राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं कह रहा था, बल्कि आम आदमी के जीवन, उसके समाज और उसकी समस्याओं की तरफ मुड़ रहा था। नाटक, उपन्यास, कहानी, ये तीनों विधाएं इसी बदलाव का संकेत है। बिल्कुल। अब साहित्य में मनोवैज्ञानिक गहराई, चरित्र चित्रण और सामाजिक यथार्थ के लिए जगह बन रही थी। हाँ, भारतीय ने राजस्थानी साहित्य को मध्यकाल से निकालकर सीधे आधुनिक काल में लाकर खड़ा कर दिया। तो शिवचंद्र भारतिया ने जो दरवाजे बनाए, उनसे अंदर आकर एक ऐसे लेखक ने धूम मचाई जिनकी कहानियां राजस्थान की सीमाओं को लांघकर पूरी दुनिया तक पहुंची। विजयदान देथा यानी बिज्जी। हाँ, बातारी फुलवारी का नाम तो सबने सुना ही है। सुना है। लेकिन बातारी फुलवारी को सिर्फ एक किताब समझना भूल होगी। ये 14 खंडों का एक महाग्रंथ है। 14 खंड? जी। बिज्जी ने उन लोक कथाओं को फिर से जिंदा किया जो पीढ़ियों से सिर्फ सुनाई जा रही थीं। लेकिन उन्होंने सिर्फ उन्हें इकट्ठा नहीं किया, उन्होंने उन्हें अपनी जादुई भाषा और आधुनिक संवेदना के साथ एक नया जीवन दिया। और शायद इसी वजह से उनकी कहानियां सिनेमा के पर्दे पर भी इतनी सफल रही। दुविधा, हाँ, जिस पर मणि कौल ने फिल्म बनाई और बाद में शाहरुख खान ने पहली बनाई। जी। या फिर श्याम बेनेगल की चरणदास चोर। ये कहानियां बहुत विजुअल हैं, इंसान को अपनी लगती थीं। सही कहा, उन्होंने साबित किया कि लोकल ही ग्लोबल होता है। बिल्कुल। 20वीं सदी की एक और बड़ी हस्ती का जिक्र है, मेवाड़ की लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। महारानी जी। उनका काम भी बहुत विविधताओं से भरा है। लव स्टोरी ऑफ राजस्थान से लेकर टाबरारी बाता यानी बच्चों की कहानियों तक। और उनका योगदान सिर्फ लिखने तक नहीं था, वे एक सांस्कृतिक सेतु की तरह थीं। एक तरफ वो राजस्थान की लोक कथाओं को सहेज रही थी और दूसरी तरफ उन्होंने रूसी कहानियों का गजबण नाम से राजस्थानी में अनुवाद किया। सोचिए, इस काम के लिए उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। अरे वाह, ये तो राजस्थानी भाषा को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाना हुआ। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प तथ्य है कि फ्रांसीसी लेखक फ्रांसिस टेफ्ट ने उनकी जीवनी लिखी। अच्छा। जिसका शीर्षक था फ्रॉम पर्दा टू द पीपल। फ्रॉम पर्दा टू द पीपल, ये शीर्षक ही अपने आप में कहानी है। एक राजपूत रानी जो पर्दे से निकलकर लोगों की लेखिका बनी। जी, ये उनके व्यक्तित्व के विस्तार को दर्शाता है। वे परंपराओं में जीती थी, लेकिन उनकी सोच आधुनिक और वैश्विक थी। इसी दौर के एक और सितारे हैं कन्हैयालाल सेठिया। धरती धोरारी और पाथल पीथल, ये तो राजस्थान के लोकगीत बन चुके हैं। हाँ, पाथल पीथल में महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौड़ का संवाद इतना जीवंत है कि लगता है जैसे हम उसे सच में सुन रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन सेठिया जी सिर्फ शौर्य और धरती का गुणगान करने वाले कवि नहीं थे, उनकी कलम में विद्रोह की आग भी थी। अच्छा। यहाँ एक चौंकाने वाली जानकारी है कि उनकी रचना अग्नि वीणा के लिए उन पर मुकदमा चला था। मुकदमा कविताओं की एक किताब के लिए। हाँ, ये दिखाता ही कि उनकी कविताएं कितनी असरदार और तीखी थीं। अग्निवीणा की कविताओं ने उस समय की सामंती और ब्रिटिश व्यवस्था पर ऐसे सवाल उठाए कि सत्ता असहज हो गई। मतलब ये इस बात का सबूत है कि साहित्य सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली राजनीतिक हथियार भी हो सकता है। बिल्कुल। सेठिया जी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे जो दुर्सा आढ़ा और सूर्यमल मिश्रण ने स्थापित की थी। इस पूरी सूची में एक नाम मुझे सबसे अलग और हैरान करने वाला लगा, एलपी टेसिटोरी। हाँ, एक इटालियनी नाम। राजस्थानी साहित्य के इन दिग्गजों के बीच एक विदेशी विद्वान क्या कर रहा है? और शायद ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। लुइजी पायो टेसिटोरी यानी एलपी टेसिटोरी एक जुनून का नाम है। जुनून? 1 मिनट के लिए रुककर सोचिए। एक आदमी इटली से आता है, बीकानेर की धूल भरी गलियों में रहता है और हमारी भाषा का व्याकरण और साहित्य का इतिहास लिखता है। ये तो कमाल है। उन्होंने चारण साहित्य को व्यवस्थित किया।
ये जुनून का एक अलग ही स्तर है। और उन्होंने ही पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हीरोज की उपाधि दी थी। बिल्कुल। डिंगल का असल मतलब क्या है और हीरोज से उनकी तुलना का क्या महत्व है? देखिए, डिंगल वो साहित्यिक भाषा थी जिसमें पश्चिमी राजस्थान में शौर्य और स्वाभिमान की कविताएं लिखी जाती थीं। बहुत ओजस्वी, दमदार और वीर रस से भरी हुई। अच्छा। और हीरोज का मतलब शायद होमर जैसे ग्रीक महाकवि से था। तो सोचे, एक इतालवी विद्वान जो अपनी क्लासिकल परंपरा को समझता है, वो राजस्थान के एक कवि की तुलना ग्रीस के सबसे महान कवि से कर रहा था। ये तो उस समय राजस्थानी साहित्य को एक वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म पर रखने जैसा था। बिल्कुल। टेसिटोरी ने दुनिया को बताया कि यहाँ जो लिखा जा रहा है वो किसी भी वैश्विक साहित्य से कम नहीं है। तो आज हमने रासों की वीर गाथाओं से लेकर ख्यात के ऐतिहासिक पन्नों, दरबारी कवियों की साहसी कलम से होते हुए आधुनिक नाटक, उपन्यास और उन कहानियों तक का सफर तय किया जो किताबों से निकलकर सिनेमा के पर्दे पर अमर हो गई। हाँ, और इस पूरी बातचीत से एक बात साफ उभर कर आती है, राजस्थानी साहित्य केवल शौर्य और प्रेम की कहानियों का संग्रह नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इतिहास, समाज और संस्कृति